नमस्कार। आज हमारे सामने कई अलग-अलग विषयों से जुड़े स्रोत हैं। वैश्विक ऊर्जा के रुझान, जलवायु परिवर्तन के असर, कुछ नीतियां और हाँ, कुछ ऐतिहासिक खुलासे भी। चलिए इनमें से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो निकालते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा में हम देखेंगे कि ओपेक मतलब तेल उत्पादक देशों का संगठन वो भविष्य की तेल मांग को कैसे देख रहा है और जलवायु परिवर्तन अफ्रीका और हमारे बुजुर्गों को कैसे प्रभावित कर रहा है, और हाँ, भारत में पर्यावरण और ऊर्जा में क्या नया हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अफ्रीका से आई एक काफी चिंताजनक खबर से। पिछले 5 साल यानी 2021 से 25 वहां जलवायु आपदाओं के हिसाब से सबसे घातक रहे हैं। हाँ। एक विश्लेषण है जो बताता है कि मौसम, जलवायु और पानी से जुड़ी आपदाओं से 22 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और 28,000 से ज्यादा मौतें हुई। 28,000? हाँ, और ये पिछले 10 सालों के कुल आंकड़ों से भी ज्यादा है। बाप रे। और इसमें जैसा आपने कहा, सूखा सबसे बड़ी वजह रहा। लगभग 18 करोड़ लोग प्रभावित हुए, खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या। हाँ, वहां तो बहुत बुरी स्थिति थी। वहां लगातार 5 बारिश के मौसम फेल हो गए। पिछले 70 सालों का सबसे भीषण सूखा। लेकिन देखिए, जैसा EMDAT का डेटा बताता है, ये सिर्फ मौसम की मार नहीं है। ये कहीं ना कहीं मतलब संस्थागत तैयारियों की कमी को भी दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। और यही बढ़ती गर्मी अमेरिका में भी हीट डोम के रूप में दिखी है, जहां रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज हुआ। हीट डोम? हाँ। हीट डोम यानी जब वो उच्च दाब का क्षेत्र गर्म हवा को एक जगह फंसा लेता है ना, और सतह पर भयानक गर्मी होती है। बिल्कुल। और ये हीट डोम जानलेवा हो सकते हैं। 1969 से 2022 के बीच अमेरिका में गर्मी से 14,000 से ज्यादा मौतें हुई। 14,000? जी। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जलवायु परिवर्तन, खासकर आर्कटिक का तेजी से गर्म होना, वो हवा के बड़े प्रवाह मतलब जेट स्ट्रीम उसको कमजोर कर रहा है। अच्छा। हाँ, नतीजा ये होता है कि मौसम के पैटर्न जैसे ये हीट डोम वो ज्यादा समय तक एक ही जगह अटके रह सकते हैं। उनका असर और बढ़ जाता है। समझ गए। और UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उनकी फ्रंटियर्स 2025 रिपोर्ट भी इसी तरह की चेतावनी दे रही है, खासकर बुजुर्गों के लिए, 65+ उम्र वालों के लिए। हाँ, उनके लिए तो खतरा ज्यादा है। रिपोर्ट कहती है कि गर्मी से होने वाली उनकी मौतें 1990 के दशक की तुलना में 85% बढ़ गई हैं। ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। 85%? बहुत ज्यादा है। और देखिए, UNEP की रिपोर्ट एक और अनदेखे खतरे की ओर इशारा करती है, बाढ़। बाढ़? उससे क्या खतरा है? बाढ़ के कारण क्या होता है कि नदियों और तटों की तलछट में मतलब सेडिमेंट्स में जो पुराने जहरीले रसायन दबे हुए हैं, जैसे कैडमियम, सीसा, वो फिर से पर्यावरण में घुल सकते, पानी में आ सकते हैं। और भारत में गंगा, हिंडन जैसी नदियों की तलछट में कैडमियम का पाया जाना ये चिंता की बात है, क्योंकि ये सेहत के लिए गंभीर खतरा है। ये तो वाकई गंभीर बात है। अच्छा, जलवायु के इन प्रभावों के बीच ऊर्जा का भविष्य कैसा दिख रहा है? ओपेक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में अगले कुछ सालों के लिए तेल मांग का अनुमान घटा दिया है। हाँ, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक में वजह बता रहे हैं चीन की धीमी आर्थिक वृद्धि और इलेक्ट्रिक गाड़ियों माने EVs का बढ़ता चलन। 2026 का अनुमान अब 106.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, पहले ये 108 मिलियन था। हाँ, थोड़ा कम किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। ओपेक का मानना है कि लंबी अवधि में यानी 2050 तक तेल की मांग बढ़ेगी और बढ़कर 122.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगी। बढ़ेगी 2050 तक? जी हाँ। उनका तर्क है कि भारत, अफ्रीका, मध्य पूर्व जैसे विकासशील क्षेत्रों में ऊर्जा की जरूरतें बढ़ेंगी तो वो इस वृद्धि का मुख्य कारण होंगी। अब ये नजरिया जो है वो IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, उनके अनुमान से बिल्कुल अलग है। हाँ, IEA तो गिरावट की बात कर रही है। बिल्कुल। IEA निकट भविष्य में मांग में गिरावट देखती है। तो ये मतभेद दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक और ऊर्जा पर नजर रखने वाली मुख्य एजेंसी वो भविष्य को कितना अलग देख रहे हैं। इसका सीधा असर पड़ेगा खरबों डॉलर के निवेश पर और जलवायु नीतियों पर भी। ये वाकई सोचने वाली बात है। खैर, दूसरी तरफ भारत में देखें तो राज्य हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे उत्तराखंड ने हाल ही में अपनी भूतापीय नीति 2025 को मंजूरी दी है। भूतापीय नीति मतलब पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग?
हाँ बिल्कुल, जियोथर्मल एनर्जी। इसका लक्ष्य है पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग बिजली बनाने और हीटिंग कूलिंग सिस्टम जैसे दूसरे कामों में करना। अच्छा कदम है। और इसी तरह भारत में पर्यावरण नियमों पर भी पुनर्विचार हो रहा है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL उसकी स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास जो इको सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं ESZs, हाँ ESZs, उनके लिए जो मौजूदा दिशा निर्देश हैं उनकी समीक्षा की जाए। समिति का मानना है कि नियमों को ज्यादा लचीला और साइट स्पेसिफिक, स्थल विशिष्ट बनाया जाना चाहिए ताकि संतुलन बन सके। हाँ, ताकि वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय विकास की जरूरतों के बीच बेहतर संतुलन साधा जा सके। ठीक है। अब इन वैश्विक और राष्ट्रीय रुझानों के अलावा कुछ और दिलचस्प क्षेत्रीय और ऐतिहासिक बातें भी हैं। यूरोप में बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो अपनाने वाला यूरोजोन का 21वां सदस्य बन जाएगा। अच्छा, बुल्गारिया भी यूरो अपना रहा है? हाँ, ये एक बड़ा आर्थिक कदम है। यूरोपीय आर्थिक एकीकरण के और करीब आएगा। हालांकि देश में इसे लेकर मिला जुला जनमत है, खासकर बढ़ती कीमतों की चिंता को लेकर। वो तो होता ही है अक्सर। और भारत की नौसेना के लिए भी एक महत्वपूर्ण पल आने वाला है। 18 जुलाई को पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV निस्तार वो नौसेना में शामिल किया जाएगा। निस्तार ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है ना? जी हाँ, और ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक तो है ही, साथ ही भारत की जो पनडुब्बी बचाव क्षमता है उसे भी मजबूत करेगा। ये अच्छी खबर है। और अंत में एक खोज जो हमें समय में बहुत पीछे ले जाती है, कश्मीर घाटी से जुड़ी है। कश्मीर क्या मिला है वहां? वैज्ञानिकों ने जीवाश्म पत्तों माने फॉसिल लीव्स उनका अध्ययन किया है और पाया कि करोड़ों साल पहले कश्मीर घाटी गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय थी। उष्णकटिबंधीय? हाँ, आज की ठंडी जलवायु से बिल्कुल अलग। हाँ बिल्कुल, आज की ठंडी शीतोष्ण जलवायु से एकदम अलग। कितना अविश्वसनीय बदलाव है ये। है तो। अध्ययन बताता है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जब धीरे धीरे उठी तो उसने भारतीय ग्रीष्म मॉनसून को घाटी तक पहुंचने से रोक दिया। अच्छा, पहाड़ों के उठने से मानसून रुक गया। हाँ, और इससे वहां की जलवायु नाटकीय रूप से बदल गई। ये हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की जो भूगर्भीय प्रक्रियाएं हैं वो जलवायु पर कितना गहरा और अप्रत्याशित असर डाल सकती हैं। आज की जलवायु परिवर्तन की चर्चाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। तो आज हमने देखा कि कैसे वैश्विक ऊर्जा बाजार में विरोधाभासी रुझान है। ओपेक कुछ कह रहा है, आईईए कुछ और। बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन के असर कितने गहरे और विविध हैं, अफ्रीका के सूखे से लेकर बुजुर्गों पर गर्मी के बढ़ते प्रभाव तक। और कैसे नीतियां और तकनीक भविष्य को आकार दे रही हैं। हाँ, चाहे वो उत्तराखंड की भूतापीय ऊर्जा हो या बुल्गारिया का यूरोप नाना। और कश्मीर का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी और उसकी जलवायु हमेशा बदलते रहे हैं, कभी कभी बहुत नाटकीय रूप से। सही कहा। आज के स्रोतों से एक विचार ये उभरता है कि भविष्य की राह तय करने के लिए हमें अतीत के सबक जैसे ये भूगर्भीय बदलाव, हाँ, वर्तमान की चुनौतियां जैसे जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण, और भविष्य की संभावनाएं। हाँ, और भविष्य की संभावनाएं जैसे नई तकनीकें और नीतियां, इन तीनों को एक साथ समझने की जरूरत है। सोचने वाली बात है कि इन अलग अलग कड़ियों को जोड़कर हम अपने सामूहिक भविष्य के लिए क्या सीख सकते हैं।